नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी के 3 दिन में 3 बड़े फैसले। मोदी ने सेट किया एजेंडा, नड्डा ने दिया टास्क और अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार से सधेगा समीकरण। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार का कैबिनेट विस्तार 2025 चुनाव को लेकर एनडीए का 200 प्लस सीटों का दावा। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि पंजाब सीमा के पास घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कर दिया ढेर। और आगे जिक्र होगा कि कुंभ न जाने पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का बाइकआउट करे हिंदू वोटर्स, बोले रामदाव अठावले। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं होता तो क्या होता, पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने दिखाया भारत का डर, ट्रंप पर निकाली भड़ास। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के 3 दिन में 3 बड़े फैसले। मोदी ने सेट कर दिया एजेंडा, नड्डा ने दिया टास्क और अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार से सधेगा समीकरण। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की चुनावी जंग फतेह करने के बाद बीजेपी ने अपना पूरा फोकस बिहार पर केंद्रित कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव भले इस साल के आखिर में है, पर बीजेपी ने अभी से ताबड़तोड़ तरीके से सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने 3 दिन में 3 बड़े सियासी कदम उठाए हैं। पीएम मोदी भागलपुर रैली से बिहार चुनाव का सियासी एजेंडा सेट करते नजर आए और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं को चुनाव धार देने के लिए टास्क सौंपा और अब बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर सियासी समीकरण साधने के साथ एनडीए में बेहतर केमिस्ट्री बनाए रखने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। बिहार में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से ही एक्टिव हो गई है। सोमवार को पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के 2 दिन बाद ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिससे बीजेपी का दबदबा बिहार की नीतीश सरकार में और भी बढ़ जाएगा। और इस तरह बीजेपी ने बिहार में अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है और 3 दिन में 3 बड़े सियासी दांव चल दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार का कैबिनेट विस्तार 2025 चुनाव को लेकर एनडीए का 200 प्लस सीटों का दावा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में हाल ही में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नए मंत्रियों ने अपने दायित्व संभाल लिए हैं। संजय सरावगी, कृष्ण कुमार मंटू, जीवेश मिश्रा और राजू सिंह ने अपने अपने कार्यभार संभालते हुए राज्य के विकास की दिशा में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। इन मंत्रियों का मानना है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब सीमा के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बुधवार की सुबह एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमावर्ती चौकी के ताशपतन क्षेत्र में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को चेतावनी दी, बावजूद इसके वो सीमा पार कर भारत में घुसने का प्रयास करता रहा। अधिकारियों ने कहा कि बाद में बीएसएफ की गोलीबारी में घुसपैठियों को मार गिराया गया और उसकी पहचान का पता लगाया जा रहा है। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के एक प्रवक्ता ने कहा कि घटना के संबंध में पाकिस्तान रेंजर्स के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। बीएसएफ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करता है, जिसमें पंजाब में 553 किलोमीटर लंबा सीमा क्षेत्र भी शामिल है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुंभ न जाने पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का बाइकआउट करें हिंदू, बोले रामदास अठावले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाकुंभ में न जाकर हिंदू समुदाय का अपमान किया है, इसलिए हिंदू वोटर्स को उनका बाइकआउट करना चाहिए। आपको बता दें कि रामदास अठावले महाराष्ट्र के प्रमुख दलित नेता और बीजेपी के सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में शामिल नहीं हुए। पीटीआई के मुताबिक रामदास अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे और गांधी परिवार ने महाकुंभ में भाग न लेकर हिंदुत्व का अपमान किया है। हिंदू होकर भी महाकुंभ में शामिल न होना हिंदुओं का अपमान है और हिंदुओं को उन्हें बहिष्कृत करना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने दिखाया भारत का डर, ट्रंप पर निकाली भड़ास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में काम कर चुके पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारत को लेकर फिर से डर दिखाया है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के हवाले से कहा है कि अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं होता तो फिर पता नहीं क्या अंजाम होता। उन्होंने भारत का डर दिखाने की कोशिश की है और ऐसे लोगों की आलोचना की है जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करते हैं। अब्दुल बासित पहले भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को आक्रामकता दिखाते हुए हथियारों की संख्या में इजाफे की बात कर चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है। पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तानी नौसेना से बेड़े में
परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को शामिल करने का आह्वान किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव, 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। ये 7 बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं और सबसे पहले विधायक संजय सरावगी ने शपथ ली। संजय सरावगी दरभंगा से विधायक हैं और उन्होंने मैथिली में शपथ पत्र पढ़ा। बता दें कि बुधवार को बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह में विजय मंडल, कृष्ण कुमार बंटू, राजू सिंह, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार समेत कई सारे मंत्रियों ने शपथ ली, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार में बीजेपी की भूमिका और मजबूत हुई है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने 7 मंत्रियों को बधाई दी। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को गति देने के लिए 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। बिहार के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपने प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि पुनः मुझे दायित्व देने का काम किया। कम समय में हमें ज़्यादा काम करना है, इसलिए हमें गति बढ़ाकर रखनी होगी। और मंत्री राजू कुमार ने कहा कि यहाँ पर क्षेत्रीय जनता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है और हमारा विधायक मंत्री बना है। मुझे अंदर से बहुत खुशी है, लेकिन इसी के साथ जवाबदेही की भी चिंता सता रही है। विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम पहले से ही बोल रहे हैं कि इस बार एनडीए 200 पार होगी और विपक्ष 40 से नीचे रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी असम के विकास के लिए कर रहे हर संभव प्रयास, सीएम शर्मा ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन को असम के लिए मील का पत्थर करार देते हुए कहा कि गुजरात को छोड़कर किसी भी राज्य में इतना बड़ा निवेश शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि गुजरात को छोड़कर किसी भी राज्य में इतना बड़ा निवेश शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है, इसीलिए यह असम के लिए मील का पत्थर है। असम के लिए ऐसा करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं असम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि यदि वो यहाँ ना होते तो वो हमें इस हद तक समर्थन नहीं दे पाते। हमारी क्षमता बहुत सीमित थी। हम एक छोटा राज्य हैं, हम कितनी दूर जा सकते थे। अधिक से अधिक हम कुछ पड़ोसी देशों को आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन इससे आगे नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भ्रष्टाचार को लेकर डीएमके पर बरसे अमित शाह, कहा 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार पर तीखा हमला बोला और उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। कोयम्बटूर और रामनाथपुरा में बीजेपी जिला कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में डीएमके के सभी नेताओं के पास मास्टर डिग्री है। उनका एक नेता नौकरी के लिए नकद मामले में उलझा हुआ है, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन में शामिल है और तीसरा आय से अधिक संपत्ति से संबंधित आरोपों का सामना कर रहा है। अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि मैं कोयम्बटूर के सभी नागरिकों, तमिलनाडु के सभी नागरिकों को और देश भर के शिव भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब तो सरकार बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की सफाई पर ये बड़ा बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली में सरकार बदलने से यमुना को लेकर सभी विवाद सुलझ सकते हैं, जिसमें प्रदूषकों से नदी को साफ करना और हरियाणा को पानी की उचित आपूर्ति सुनिश्चित कराना शामिल है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में इन मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया था और तब से समय समय पर आदेश पारित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी यमुना में प्रदूषण और पानी के बंटवारे पर सुनवाई के दौरान आई। यमुना दिल्ली पहुंचने से पहले 2 राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। पहले यह केवल हरियाणा और यूपी सरकार के नियंत्रण में थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी पर हार के बाद तीनों राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बता दें कि दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर राजनीति चलती रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि उनकी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले यमुना के पानी में जहर मिलाया है।
केजरीवाल के दावे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यमुना पहुंचे और पानी पिया। वहीं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सवाल किया और पीएम मोदी ने केजरीवाल के दावों को घृणित कहा और दावा किया कि वो 11 वर्षों से यमुना का पानी पी रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ने कर दिया पाकिस्तान के साथ खेल, एक झटके में रोक दी सरकार को मिलने वाली अरबों की मदद। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी ने पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाले रूजवेल्ट होटल के साथ $220 मिलियन के सौदे को समाप्त कर दिया है। ये समझौता शरणार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने के लिए किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि ये निर्णय डोनाल्ड ट्रंप और मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों के दबाव के बाद लिया गया है, जो अवैध प्रवासियों को अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से ठहरने का विरोध कर रहे थे। मेयर एरिक एडम्स ने ट्रंप के दबाव में ये सौदा रद्द कर दिया। दरअसल रूजवेल्ट होटल मई 2023 में प्रवासियों के लिए खोला गया था, जिसमें 1025 कमरे थे जिनका किराया प्रति रात $200 था और होटल का मालिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जिसने 2005 में सऊदी हिस्सेदारी खरीदकर इसे पूरी तरह से अधिग्रहित कर लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को नहीं रासाया नया कश्मीर, आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए नार्को टेररिज्म का ले रहा है सहारा। जी दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी देश पाकिस्तान मादक पदार्थ को अपना हथियार बनाकर जम्मू कश्मीर में आतंक को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। मादक पदार्थ की तस्वीर से अर्जित धनराशि को आतंकी वारदातों में प्रयोग करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रहे आतंकवाद को जीवित रखने के लिए पाकिस्तान नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा है। आतंकवादियों के साथ जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों को भेजकर उससे अर्जित राशि का प्रयोग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि वो पड़ोसी देश की ओर से चलाए जा रहे परोक्ष युद्ध का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान से लगते जम्मू के जिला कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पूंछ में सीमा पार से नशे की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के फैसले से चीन के छूटे पसीने, 5 कारण जिस वजह से अमेरिका की टैरिफ धमकी से परेशान है ड्रैगन। जी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है, उनके हर एक फैसले से दुनिया हैरान हो रही है। वो पहले दिन से ही टैरिफ का धौंस दिखाकर नया टैरिफ वॉर शुरू कर रहे हैं। कनाडा से लेकर मैक्सिको और चीन पर ट्रंप टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन ट्रंप की इस टैरिफ की धमकी से सबसे ज़्यादा परेशान चीन है। जहाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन, 2023 में चीन ने $3380 अरब का निर्यात किया था। वहीं इस लिस्ट में भारत 17वें नंबर पर है, जिसने $432 अरब का निर्यात किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 में चीन के साथ अमेरिका का अनुमानित कारोबार $582.4 अरब रहा और 2024 में चीन में अमेरिका का निर्यात $143 अरब था, जो 2023 के मुकाबले 3% कम था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कर दी नीतीश कुमार की जमकर तारीफ। जी दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को बीमारी राज्य की श्रेणी से बाहर निकालकर अग्रणी राज्य बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार की बदौलत आज बदलता बिहार दिख रहा है। कई मामलों में बिहार राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद बिहार को मिलता रहा है और PMCH के गौरवशाली अतीत की भी चर्चा की। JP नड्डा ने कहा कि 1925 में स्थापित इस अस्पताल का काम बहुत पहले शुरू हो गया था। इस अस्पताल को प्रथम विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के उपचार का गौरव भी प्राप्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि साल 1918 से 1936 के बीच जब हैजा का प्रकोप था, तब भी इस अस्पताल ने आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने PMCH से पढ़कर निकले डॉक्टर्स का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां PMCH से निकले डॉक्टर ना हो। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और चुनावी साल में JDU अध्यक्ष और CM नीतीश की बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात अहम बताई जा रही है। बीजेपी के कई नेता ये कह चुके हैं कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन CM पर फैसला चुनाव बाद होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। JP नड्डा से मिलने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे CM नीतीश। आखिर अचानक बिहार में क्यों मची है सियासी हलचल? जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में साल प्रदेश के अंदर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं बिहार में NDA और महागठबंधन दोनों ओर से सियासी दिग्गजों का बिहार दौरा भी शुरू हो गया है। सोमवार को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में पहुंचकर चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी, तो वहीं अब मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी पटना पहुंचे और बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की।
इस बीच सबसे खास बात ये रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अचानक जेपी नड्डा से मुलाकात करने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से स्टेट गेस्ट हाउस में सीएम नीतीश कुमार की इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे और विजय चौधरी भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भागलपुर, मुंगेर और बक्सर में बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में सोमवार को किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में 3 नए कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि भागलपुर में जर्दालू आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर और बक्सर में 2 नए सेंटर बनाए जाएंगे और इनसे आलू, प्याज और टमाटर की खेती करने वाले किसानों को मदद की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार के मखाना को दुनिया भर में पहचान दिलाने की दिशा में काम करने का भी दावा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यमुना की सफाई से लेकर आयुष्मान भारत तक दिल्ली में क्या क्या करने जा रही रेखा गुप्ता सरकार, एलजी ने बताया। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ दिल्ली, यमुना का कायाकल्प, स्वच्छ पेयजल सरकार के फोकस के क्षेत्र है। एलजी सक्सेना ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगातार झड़पों, आरोप प्रत्यारोपों से शहर को नुकसान पहुंचाया है और मेरी सरकार केंद्र अन्य राज्यों के साथ समन्वय में काम करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नीति मार्गदर्शन के लिए विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को दस्तावेज के रूप में अपनाएगी और लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को भी अदालत ने किया तलब। जी हाँ दोस्तों, लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए समन जारी कर दिए हैं और आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया है। ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में की गई समूह डी नियुक्तियों से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान 2004 और 2009 के बीच राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर भूखंड हस्तांतरित करने के बदले ये नियुक्तियां की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब दक्षिण भारत की ओर भाजपा की नज़र, अध्यक्ष की दौड़ में आगे चले साउथ के ये 3 दिग्गज। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव अंतिम चरण में चल रहे हैं। संगठनात्मक चुनावों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। मौजूदा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में सियासी गलियारों में ये चर्चा काफ़ी तेजी से चलने लगी है कि आखिर भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा। भाजपा अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए किसी नए नाम की घोषणा कर सभी को चौंका भी सकती है। हालांकि ये निर्णय पार्टी नेतृत्व का होगा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद भाजपा की नज़र अब दक्षिण भारत की ओर है। उत्तर और पश्चिम भारत में भाजपा की स्थिति मजबूत हो चुकी है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य में भाजपा का वोट शेयर अभी भी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से काफ़ी पीछे है। इसीलिए भाजपा दक्षिण में भी संगठन को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश करने में लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में पाकिस्तानी खेल लग्जरी होटल में प्रवासियों को ठहरा कर झटक लिए करोड़ों डॉलर। ट्रंप के आते ही खत्म हुई डील। जी हाँ दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद न्यूयॉर्क शहर ने पाकिस्तान के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठित रूजवेल्ट होटल को एक प्रवासी आश्रय स्थल बनाने के लिए 22 करोड़ डॉलर के सौदे को रद्द कर दिया है। और यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन और उनके समर्थकों ने अमेरिका में अप्रवासन को आसान बनाने के लिए अमेरिकी करदाताओं के पैसे के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ अभियान चला रखा था। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तानी ड्रोन को लेकर बीएसएफ की जबरदस्त घेराबंदी, पड़ोसी को करारा जवाब देंगे 9 टैक्टिक हेडक्वार्टर्स। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को लेकर जबरदस्त घेराबंदी की योजना बनाई है। पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी ड्रोन का जवाब देने के लिए बीएसएफ द्वारा बॉर्डर के विभिन्न हिस्सों पर 9 टैक्टिक हेडक्वार्टर तैयार किए गए हैं और ये टैक्टिक हेडक्वार्टर
बीएसएफ के पंजाब और जम्मू फ्रंटियर में स्थापित होंगे। जिन बटालियनों पर यह हेडक्वार्टर तैयार होंगे वहां पर कमांडेंट स्तर तक के सभी रैंकों का एक अधिकारी हर समय मौजूद रहेगा और सीमा सुरक्षा बल की संबंधित बटालियनों की ऑपरेशन एवं इंटेलिजेंस से जुड़ी विंग को भी टैक्टिक हेडक्वार्टर पर शिफ्ट किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये खुद ही तय करें आप कैसे रिश्ते चाहते हैं, विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश को दिया अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, शेख हसीना के देश छोड़ने और मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनाव भरे हैं।